वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विथ अर्चना। मैं अर्चना त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन, एमजे कॉलेज भिलाई से। आज का मेरा विषय है हेयरिंग एम्पावरमेंट। पूर्व के वीडियोस में हमने फिजिकल डिसेबिलिटी में हमने पहला वीडियो जो देखा विजुअल एम्पावरमेंट का, दृष्टि विकलांगता देखा। आज मेरा सेकंड वीडियो है इसी फिजिकल डिसेबिलिटी के अंतर्गत हेयरिंग एम्पावरमेंट, मतलब श्रवण विकलांगता। श्रवण विकलांगता किस तरह से आती है, क्या परेशानियां होती हैं, या किस तरह से हमें पता चलता है कि श्रवण विकलांगता है बच्चे को, इस बारे में हम जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब बालक का जन्म होता है उस समय ही उसको यह शक्ति पहले से प्रदत्त होती है, परंतु इस शक्ति का कितना प्रभाव उसके ऊपर है या यह शक्ति प्रॉपर उसे मिली हुई है कि नहीं, ये धीरे धीरे जब बालक का विकास होता जाता है तब हमें इस चीज़ का नॉलेज होने लगता है। बच्चे की जो सुनने की शक्ति होती है उसका विकास जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे ये शक्ति स्पष्ट होने लगती है हमारी आंखों के सामने। जैसे हम उसे कुछ आवाज़ देते हैं या कुछ इशारे करते हैं या कुछ बातें बोलते हैं तो उसका रिएक्शन देख के हमको पता चलता है कि उसको बराबर सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है। जब वो सुनता है तभी वो बोल पाता है। यह हम सभी जानते हैं कि अगर सुनने की शक्ति सही होगी बच्चे की तो सुनकर ही बच्चा उसको अपने जीवन में रिपीट करता है, या बोलना चाहिए किसी चीज़ को सीखता है कि इस चीज़ को लोग ये बोलते हैं, मतलब इसका नाम ये होगा। और सुनने के साथ ही उसका बोलने की क्षमता, भाषा का विकास भी होता जाता है। जब देखते हैं हम कुछ बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है और कुछ समस्या आ रही है, अगर वो हमारी बातों का ध्यान नहीं दे रहा है या किसी आवाज़ को हम कर रहे हैं उस तरफ वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है, या आवाज़ देने पर भी उसका ध्यान नहीं आ रहा है, तब हमें समझ में आता है, जब थोड़ा समय बीत जाता है, थोड़ा बड़ा होने लगता है बच्चा, तब हमें समझ में आता है कि हो सकता है इसको सुनने में कुछ परेशानी है या तभी हमारी बातों को रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो वो समस्या किस तरह से आती है, और अगर ऐसी समस्या किसी बच्चे में हो गई है तो हम उस समस्या से किस तरह से निपट सकते हैं, किस तरह से हम उसे सपोर्ट कर सकते हैं, बच्चे को किस तरह से हम संभालें या किस तरह से उसको लालन पालन करें कि भविष्य के लिए वो तैयार हो सके, इस विषय पर हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं श्रवण विकलांगता किसे कहते हैं। श्रवण विकृति वह विकृति होती है जिसमें कोई भी बालक सुनने में असमर्थ होते हैं, अर्थात उनकी सुनने की शक्ति नष्ट हो जाती है। इस प्रकार के बालकों की भाषा की दृष्टि से अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बालक जब सुनेगा तभी उसका भाषा का विकास होगा। हमारी बातों को सुनकर ही वो रिपीट करता है और उसकी भाषा का विकास होता है। श्रवण विकृति जो होती है वो हर बालक में एक समान नहीं होती। कुछ बालकों में आंशिक सुनने की क्षमता पाई जाती है और कुछ बिल्कुल पूर्ण रूप से अपनी क्षमता, श्रवण क्षमता को खो चुके होते हैं, या उनके में बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये दो प्रकार के, या बोलना चाहिए श्रवण विकृति के अलग अलग वर्ग हैं, जिसमें डिसाइड हुआ है कि श्रवण विकृति किस तरह से आती है। बालकों को अगर कम सुनाई देता है तो उनकी श्रेणी अलग हो जाएगी। अगर बालक सुनने में बिल्कुल असमर्थ है तो उन बालकों को बहरा कहा जाएगा और उसकी जो श्रेणी होगी वो अलग हो जाएगी। जिस बालक में श्रवण क्षमता कुछ सीमा तक कम होती है, या बोलना चाहिए आंशिक रूप से वो श्रवण क्षमता उनके में कम होती है, उन बालकों के लिए कुछ यंत्र हैं, ध्वनि यंत्र, जिसकी सहायता से वह सुनने की शक्ति को हम डेवलप कर सकते हैं। परंतु जिन बच्चों में बिल्कुल भी क्षमता नहीं होती है, ध्वनि बिल्कुल भी उनके कानों में नहीं जा सकती या श्रवण नहीं कर सकते बिल्कुल वो, उनके लिए विशेष विद्यालयों का आयोजन किया जाता है या विशेष शिक्षा का आयोजन किया जाता है। अब नेक्स्ट है कि किस तरह से हम इन बच्चों की पहचान कर सकते हैं, या क्या लक्षण इनके में हमको दिखते हैं, सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि बच्चा श्रवण विकलांगता से गुजर रहा है। तो इसमें हमको कुछ सिम्टम्स इसमें दिए हुए हैं, जैसे देख रहे हैं आप, आस्किंग अदर टू रिपीट देमसेल्फ, मतलब अभी कोई भी अगर आपसे बोलता है तो रिपीट, प्रश्नों को बार बार दोहराने के लिए बोलता है। या और भी इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं, जैसे बालक अगर ध्वनि की अपेक्षा, जैसे अपन कुछ उससे बात करना चाह रहे हैं तो वो शब्दों की अपेक्षा हमारी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा ध्यान देता है, हमारी जो गतिविधियां होती है उस पर ध्यान देने लगता है और उसके हिसाब से समझ के बताता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं या क्या कर रहे हैं। इसके साथ ही वैसे बालक जो होते हैं जिनकी श्रवण शक्ति कमज़ोर होती है, वो सामने वाले के लिप्स को ध्यान देते हैं कि वो ओंठों से क्या शब्दों को बोलना चाह रहे हैं, उससे भी सुनने या समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला हमसे क्या बोल रहा है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि ऐसे बच्चों में एकाग्रता की बहुत कमी होती है। साथ ही वो
जानकारी न होते हुए भी वार्तालाप, जैसे उनको बच्चों को प्रॉपर सुनाई तो दे नहीं रहा है, परंतु उनको ऐसा लगता है कि मतलब मैं हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाऊं, इसलिए वो दो लोग अगर बात कर रहे होते हैं जानकारी न होते हुए बीच बीच में बोलने लगता है, वो सिर्फ इसलिए अटेंशन क्रिएट करने के लिए। इसके साथ ही अगर सेम ध्वनि वाले दो शब्द हों तो उनको परेशानी हो जाती है, वो उसको क्लियर नहीं कर पाते, जैसे बी और डी, जैसे सेम ध्वनि निकलती है इनकी, तो इसमें वो समझ नहीं पाता है कि बी बोला अगला कि डी बोला, तो इसमें कंफ्यूजन उनको हो जाता है। उसके बाद वो बहुत धीरे धीरे सोच समझ के बोलता है, मतलब हमारे को जो हमारी जो बातें हैं उनको आत्मसात करता है, उसका धीरे धीरे समझ के बोलता है कि क्या है। तो ये सब जो है सिम्टम्स हैं। इन सिम्टम्स अगर ऐसा कुछ हमको दिखता है किसी बच्चों में, तो हमको समझ में आता है कि हाँ ये बच्चा जो है ये श्रवण बाधित बच्चा है। और अपनी कक्षा में ऐसे बच्चों को हमको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जब समावेशी शिक्षा की हम बात करते हैं तो हम समान कक्षा में ही सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक ही इन्वायरमेंट में। जब उस इन्वायरमेंट में हम पढ़ा रहे हैं तो एक टीचर को इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे में कोई समस्या तो नहीं है या बच्चे को किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही है। क्योंकि अगर हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा तो हम जो सिखाना चाहते हैं बच्चों को वो सीख नहीं पाएंगे और बच्चे अधिगम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो अधिगम उनको मिलना चाहिए प्रॉपर, वो उस चीज़ को नहीं मिल पाएगा। तो ये सिम्टम्स को हमको ध्यान में रखना है जो श्रवण विकलांगता को दिखाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हियरिंग इम्पायर्ड चिल्ड्रन, मतलब श्रवण जो बाधित बालक हैं उनके में क्या विशेषता होती है या किस तरह से वो बाकियों से अलग होते हैं, इस चीज़ को जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्पीच डेवलपमेंट मतलब भाषा या वाणी का विकास, श्रवण बाधित जो बच्चे होते हैं उनको भाषा और जो बोलना है उसके कौशल को गंभीर प्रभाव होता है। मतलब इनका गहन प्रशिक्षण के द्वारा भाषा का सामान्य विकास इनको दे दिया जाता है। जैसे हम कह रहे हैं कि बच्चे को अगर सुनेगा नहीं तो भाषा बोल नहीं पाएगा, तो इनका जो विकास होता है भाषा का, इनमें श्रवण बाधित जो बालक होते हैं भाषा के उच्चारण में बहुत दोष होता है, क्योंकि सही सुन नहीं पाते हैं, प्रॉपर नहीं सुनेगा तो भाषा का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए इनके लिए साइन लैंग्वेजेस होती हैं, जो इशारों से हम बातें करते हैं, वो इनके लिए बनाई हुई है, जो विशेष प्रशिक्षण के द्वारा इनको सिखा दी जाती है, जिससे ये अपना जीवन यापन नॉर्मली कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट वाला इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक योग्यता का विकास। बौद्धिक योग्यता का विकास से जो होता है वो जो मानसिक विकास जो होता है बच्चे का वो सामान्य बालकों के समान ही होता है। क्योंकि श्रवण बाधित है ये बच्चा, तो इनका जो मेंटल लेवल जो है, मानसिक विकास जो है वो प्रॉपर होगा, परंतु इनको में जो चिंतन क्षमता होती है या बोलना चाहिए जो अपनी बातों को जो बताना रहता है, लोगों को हम बताते हैं अपनी बातें जो हम फील करते हैं वो चीज़ हम एक्सप्रेस भी करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, वो जो होता है वो इनके में थोड़ा कम हमको मिलता है। क्योंकि इनका मानसिक लेवल बहुत हाई लेवल होता है, जो सामान्य बालक हमारा जिस लेवल का होगा IQ वैसा ही होगा इनका, परंतु अपनी भाषाओं को, अपनी बातों को या अपनी भावनाओं को दूसरों को बताने के समय इनको थोड़ी जो परेशानी आती है, क्योंकि ये इनकी में श्रवण विकलांगता है, तो भाषाओं का सिलेक्शन नहीं कर पाते कि क्या हमको बोलना है आगे या किस तरह से हम अगले को अपने जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करें। तो ये एक परेशानी आती है इनके साथ में। अगर इनका बौद्धिक अशाब्दिक परीक्षण किया जाए तो इनकी बुद्धि लब्धि उच्च स्तर की होती है, बौद्धिक योग्यता इनके में अच्छी पाई जाती है। लेकिन शाब्दिक परीक्षण जब इनका करेंगे तो शाब्दिक परीक्षण में, क्योंकि इनको शब्दों का इनको ज्ञान नहीं होता है, शब्दों का अभाव होता है, इनकी जो वोकेबुलरी रहती है उसमें शब्दों का अभाव होता है, तो उस समय इनके जो IQ लेवल आएगा वो ठीक नहीं आएगा या कम आ सकता है औसत से। परंतु जब अशाब्दिक परीक्षण इनका किया जाएगा तो इनकी बुद्धि लब्धि जो है बहुत हाई लेवल की आती है, मतलब इनकी बौद्धिक योग्यता जो होती है सामान्य बालकों के जैसी ही होती है, बस इनके में जो शाब्दिक जो बोलना चाहिए शब्द भंडार जो इनके होते हैं वो कम होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एकेडमिक अचीवमेंट परफॉर्मेंस, शैक्षिक निष्पत्ति का विकास। शैक्षिक निष्पत्ति का विकास जो होता है, शैक्षिक निष्पत्ति होता है एकेडमिक अचीवमेंट, जो कक्षागत जो अचीवमेंट या उपलब्धि जो होती बच्चों की, उसे हम शैक्षिक निष्पत्ति कहते हैं। तो इसमें जो है बालकों में भिन्नता पाई जाती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको समझ में आता है, समझ में आ रहा है टीचर की बात और व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि
जो टीचर की बातों को समझ नहीं पा रहे, या फिर ये बोला जाए कि बालकों को जो पढ़ा रहे हैं टीचर वो सही तरीके से उनको गाइडेंस नहीं दे पा रहे, या उनकी जो आवश्यकताएं हैं उस अनुसार नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो उस जगह पे शैक्षिक निष्पत्ति जो होती है इनकी वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरह की होती है। अगर हम बालकों को देखेंगे कि किस तरह से उनको बौद्धिक स्तर ऊंचा है, कई बच्चों का हम जैसे हमने बताया कि अगर इनका अशाब्दिक परीक्षण किया जाए तो इनकी बुद्धि लब्धि हाई लेवल की होती है, उच्च होती है। तो जब बौद्धिक स्तर ऊंचा होता है परंतु उसकी शैक्षिक उपलब्धि पिछड़ जाती है। बच्चे के माइंड बच्चे का सही है परंतु उसको सही प्रशिक्षण न मिलने की वजह से उसका जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो हमें शैक्षिक निष्पत्ति के लिए हमको ऐसा करना चाहिए कि बच्चों में जो शाब्दिक योग्यता नहीं है परंतु अशाब्दिक जो योग्यता बच्चे की है उसको ध्यान में रखते हुए उसको अधिगम कराएं, या उसको एजुकेशन में अशाब्दिक तरीके से उसको नॉलेज कराएं, ताकि उसकी जो योग्यता है या शैक्षिक निष्पत्ति जो बोलना चाहिए हमको एकेडमिक अचीवमेंट उसका जो है वो बढ़ जाए। तो हमको ध्यान देना होगा इस चीज का। फिर नेक्स्ट हमारा सोशल एंड ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट, जो सामाजिक और व्यावसायिक समायोजन होता है उस बारे में हमको बात करना है। तो श्रवण बाधित बालकों के सामाजिक और व्यक्तित्व संबंधित विशेष सामान्य बालकों से भिन्न होती है। जो इनका सामाजिक जो नेचर होगा या इनका व्यक्तित्व जो होगा वो सामान्य बालकों से अलग होगा। नेचुरली बात है, अगर हम बातों को सुन नहीं पा रहे हैं किसी की तो कम्युनिकेशन हमारा नहीं हो पाएगा सही। अगर मैं किसी की बात को सुनती हूँ तभी उसकी बात को सुनने के बाद जवाब देती हूँ, या मैं प्रॉपर सुन सकती हूँ तभी किसी सामने वाले व्यक्ति से बातचीत करना चाहूंगी। तो जो सामाजिकता है उसका जो बेस है वो हमारी बातचीत है, हमारे वार्तालाप है। तो अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं सामने वाले की बात को सुन सकती हूँ या उससे बात कर सकती हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो सामाजिक जो समायोजन जो है वो जो सामान्य बालकों में जैसा हम समायोजन देखते हैं वैसा इनके में नहीं होता है, ये अलग होता है इनका। लेकिन अपना गोल जो इनके अपने लोग एक जैसे लोग जो इनको मिलते हैं उनके बीच में इनका कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है और इन लोग आपस में बहुत अच्छा वार्तालाप कर सकते हैं साइन लैंग्वेजेस की मदद से, या जैसी भी इनके पास और अपने एक्सप्रेशंस को मतलब जिस तरह से ये बता सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, उस तरह से इन लोग अच्छा बातचीत करते हैं। परंतु जो सामान्य बालक या सामान्य जो सामाजिकता होती है उस चीज से थोड़ा सा अलग रहते हैं। साथ ही इनके में जो अंतःक्रिया नहीं कर पाती हैं। कई बार ऐसा होता है संप्रेषण समाज जो कम्युनिकेशन हम जैसे बात कर रहे हैं सोसाइटी में, हम कोई समस्या आ गई सपोज हमको, और सामने वाला व्यक्ति अगर श्रवण बाधित है तो हम उससे उस समस्या को डिस्कस नहीं कर पाएंगे। हम अपनी जो समस्या आई है, सामाजिक समस्या अगर कोई आई है तो हम उस बारे में अगर उससे कुछ राय लेना चाहें या उससे कुछ डिस्कशन करना चाहें तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉपर हमारा जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो जब ऐसा हो जाता है तो इनकी दुनिया जो होती है वो अलग हो जाती है, क्योंकि ये अंतःक्रिया नहीं कर पाते हैं अपने सोसाइटी के साथ में, तो इनका एक अलग गोल बन जाता है, ये सोसाइटी से अलग हो जाते हैं। तो इनके साथ समायोजन की बहुत परेशानी होती है इसी वजह से। इसके साथ ही जब ये देखते हैं कि सोसाइटी में सारे लोग एक जैसे रह रहे हैं और सब आराम से बातचीत कर रहे हैं, सब अच्छे से रहते हैं, परंतु मैं किसी तरह से अलग हूं, तो इनके जो नेचर है उसमें एक हीन भावना आ जाती है। हीन भावना हर एक जो डिसेबल्ड चाइल्ड है उसमें कहीं ना कहीं ये कुछ परसेंट में हमको देखने को मिलता ही है, क्योंकि वह सामान्य से अलग होते हैं और कुछ कमियां उनके में पाई जाती हैं। इस वजह से जो हमारा मेंटल डिसऑर्डर बोलना चाहिए या मानसिक रूप से हम कमजोर अपने आप को फील करते, तो ये हमारे में एक फीलिंग आ जाती है हीन भावना कि हम बाकियों से अलग है या हमारे में ये चीज नहीं है। तो ये सामाजिक और व्यवसायिक समायोजन के समय ये परेशानी इनके साथ भी आती है। अगर ये किसी जॉब में चले गए हैं और वो आजकल क्या है, हर जगह गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कहीं भी हो, तो डिसेबल्ड लोगों के लिए अलग से सीट रिजर्व होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में बेसिकली ज्यादा होता है ये सब चीजें। तो अगर वो व्यक्ति चला गया है जॉब में और व्यवसाय में है, उसके लिए वो पोस्ट डिसाइडेड है, सब चीज है, काफी हाई लेवल पे इन लोगों को मिला हुआ रहता है पोस्ट या कुछ भी, अपनी लगन से वहां तक बढ़ जाता है व्यक्ति। परंतु कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट इनको मिलने के बावजूद इनके में हीन भावना देखी गई, क्योंकि जो इनका सराउंडिंग्स होते हैं जहां ये काम कर रहे हैं वहां पर
इनसे अलग लोग, क्या बोलना चाहिए, इनके जैसे सारे तो होंगे नहीं, सामान्य लोग भी वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पर इनको स्ट्रगल करके आगे बढ़ना होता है और अपनी बात को बताने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। तो उन सब वजह से भी कई बार इनके में हीन भावना आई रहती है। हालांकि अच्छे जॉब्स इनको मिल जाती है, उसके बावजूद भी जो इनका सामाजिक और व्यावसायिक समायोजन है वो थोड़ा सा प्रभावित होता है इन सब वजह से। तो हमको जो श्रवण बाधित बालक है उनके भावनात्मक समायोजन के लिए सामान्य बालकों के समान ही उनके साथ बिहेव करना चाहिए, ताकि वो सोसाइटी में जब जाएं तो उन्हें उनका भावात्मक पक्ष जो होता है वो मजबूत रहे और किस तरह से उनको आगे कार्य करना है वो हम उनको सिखा सकें। फिर नेक्स्ट है हमारा जो अदर क्वालिटीज इनके में होती है, वो क्वालिटी या बोलना चाहिए वो सामान्य से अलग जो चीजें इनके में पाई जाती हैं वो सिर्फ हीन भावना की बहुत ज्यादा हो जाती है इनको। इस वजह से इनके में और भी अन्य चीजें हमको देखने को मिलती है जो सामान्य बालक से अलग है। जैसे सामाजिक रूप से बाधित होगा, वो सोसाइटी में ज्यादा उठना बैठना नहीं करेगा, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करेगा, बातचीत नहीं करेगा। साथ ही जो व्यक्तिगत जो विकास उसका समस्याएं हैं, जो अपने जीवन में जो उसकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब चीजों से भी वो बहुत हीन भावना से रहेगा कि मैं अपनी फैमिली को हर एक चीज नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट है हमारा जो उसके मनोवैज्ञानिक जो उसके में नेचर होगा, मनोवैज्ञानिक जो नेचर होता है वो होता है कि जब दूसरे की बात हम नहीं सुन पाते हैं तो कई बार अगर सामने वाला कुछ अलग बात कर रहा है तो भी हम उन बातों का गलत मतलब निकालने लगते हैं या गलत अर्थ लगा लेते हैं। तो वो क्या होता है, हमारे मानसिक जो लेवल, जो हम जिस तरह से हम सोच रहे हैं वही सोच हमारे व्यवहार में सामने आती है, सभी आप लोग जानते हैं। तो अगर हम सही नहीं सुन पा रहे हैं या कुछ हो रहा है तो हमें हमारे में जो बोलना चाहिए मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट हो जाती है, तो वो क्रिएट होने लगती है और व्यवहारिक समस्याएं बढ़ने लगती है। हम बाकी लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं फिर तो। और सबसे बड़ी इसमें जो समस्या आती है इन लोगों के साथ वो भाषा की कठिनाई आती है। इनको भाषा का सही ज्ञान नहीं हो पाता है, तो इनकी शब्दावली जो होती है बहुत सीमित होती है और सांकेतिक भाषा का इनको सहारा लेना पड़ता है। तो ये सब वजह से भी इनके में कुछ कमियां या बोलना चाहिए समायोजन की समस्या देखने को मिली है। तो इन सब चीजों को हमको अपनी एजुकेशन ट्रेनिंग के द्वारा देके इसे दूर करना है। इनको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो होता है कि कॉजेज ऑफ हियरिंग इम्पायर होते हैं कि किस तरह से श्रवण बाधिता हो जाती है बालकों में। तो इसमें हम देख रहे हैं प्रीनेटल कॉजेज, नेटल कॉजेज, पोस्ट नेटल कॉजेज। 3 तरह के होते हैं, जन्म से पूर्व, जन्म के समय और जन्म के पश्चात। हम शुरू में देखते हैं हम जन्म से पूर्व और जन्म के समय में क्या क्या कारण हो जाते हैं। जन्म के पूर्व या जन्म के समय हम जो देखते हैं तो सबसे पहला कारण होता है उसमें जेनेटिक कॉजेज जो होते हैं हमारे वंशानुक्रम की वजह से। कई बार ऐसा देखा गया है कि बालकों के माता पिता अगर बहरे होते हैं तो श्रवण दोष बालकों में भी आ जाता है। यह अत्यंत ही निकट संबंधी जो हैं उनके मध्य में अगर शादी विवाह अगर हो जाते हैं तो उस समय भी बच्चों में श्रवण दोष होने की संभावना होती है। तो ये जो होते हैं ये जेनेटिक रीजन होता है। दूसरा होता है एक कारण कि अगर जन्म के समय में मिजल्स वगैरह हो गया हो या जो गर्भवती महिलाएं हैं वह अगर किसी बीमारी से पीड़ित हों तो या मिजल्स उन्हें हुआ हो गर्भावस्था के दौरान में, खसरा जिसे हम कहते हैं, क्योंकि ये 1980 में महामारी की तरह से फैला हुआ था ये बीमारी। तो अगर गर्भवती महिलाओं इस बीमारी से पीड़ित होती हैं तो उनकी जो बच्चे होते हैं या संतानें जो उनकी होती हैं उनके श्रवण बाधिता देखने को मिली हुई है। मतलब देखा गया है चिकित्सकों के द्वारा कि ऐसे बच्चों में श्रवण बाधिता का परसेंटेज ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा है कि गर्भावस्था में श्रवण बाधिता, अगर जो बच्चा है वो गर्भावस्था के दौरान माता के गर्भ में ही अगर रहता है और माता अगर खराब सेवन करे, खराब भोजन का सेवन करे, खराब भोजन से मतलब है कि अगर जहरीला पदार्थ जैसे फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाता है, कई बार जो खाने खराब हो जाते हैं, अगर उसको खा ले या असंतुलित भोजन ग्रहण करे या शराब का सेवन करे या बहुत ज्यादा बीमार रहे, मतलब ये सब जो कॉजेज होते हैं कि गर्भावस्था के दौरान हमें स्वस्थ रहना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए, जो बहुत सारे नियम बने हुए हैं माताओं के लिए, वो सिर्फ इसलिए होता है कि भविष्य में जो संतान आएगी उसे पूरा पोषण मिले और वो उसको कोई भी समस्या ना हो।
तो अगर ऐसे कुछ भी होता है तब भी श्रवण बाधिता देखने को मिली है। इसके बाद जो होता है कि अगर प्री मैच्योर डिलीवरी होती है और सामूहिक प्रसव जैसे हो जाता है तो उस समय भी श्रवण बाधिता या श्रवण दोष देखने को मिलता है बच्चों में। अनसेफ डिलीवरी, असुरक्षित प्रसव जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह हो जाए माता को, तब भी श्रवण यंत्र जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में, तो वो बच्चों में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, तब भी श्रवण बाधिता हो जाती है बच्चे में। ये सब जो कारण हैं ये जन्म से पूर्व और जन्म के समय के कारण हैं। कुछ कारण जो हैं वो जन्म के पश्चात जो कारण हैं वो हम डिस्कस करते हैं इसमें जन्म के पश्चात में हम देख सकते हैं कि कोई बीमारी अगर हो जाती है, बच्चे को चेचक हो जाए या कुकर खांसी एक बोलते हैं हम, या मिजल्स हो जाए या टाइफाइड, या जैसे ईयर्स में जो हमारे कान होता है उसमें गीला द्रव्य निकले, मवाद जिसे बोलते हैं वैसा कुछ निकले, अगर इस टाइप की कुछ बीमारियां होती हैं तो श्रवण विकलांगता देखने को मिली है। साथ ही कोई एक्सीडेंट हो जाए, अगर कहीं चोट वगैरह लग जाए या कहीं गिरे बच्चा और कान में चोट उसको लग रहा है तो कर्ण जो उसका कान का जो ईयर वो होता है प्लेट वो डिस्टर्ब हो जाती है, तब भी हो सकता है। साथ ही बहुत ज़्यादा हाई साउंड, अगर हम बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ का ब्लास्ट वगैरह हो, या तो जैसे हम पटाखे वटाखे फोड़ते हैं उस समय अगर कान वन के पास कुछ ऐसा ब्लास्ट की वजह से कान में आवाज़ जाए तो उससे भी क्या होता है कि जो हमारी ध्वनि अंदर तक पहुंच रही है तो हम बोलते हैं कान के पर्दे फट गए, तो ये भी एक कारण हो सकता है श्रवण विकलांगता का। एक जो नॉर्मल कारण है वो नॉर्मल कारण एज होती है, उम्र की वजह से भी हमारा श्रवण विकलांगता कम होती है। वृद्धावस्था के दौरान जो होता है शारीरिक जो हमारा स्ट्रक्चर है बहुत ही कमजोर होने लगता है, उस समय ऐसा होता है कि बुजुर्गों को थोड़ा सा ऊंचा सुनाई देने लगता है, कम सुनाई देने लगता है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और असंतुलित आहार, ये किसी भी समय गर्भावस्था के दौरान भी या बच्चे होने के बाद जब बच्चा बड़ा होने लगता है, अगर प्रॉपर वो फूड हैबिट उसकी अच्छी नहीं है तभी श्रवण विकलांगता वगैरह आती, क्योंकि हमारी जो ये शक्तियां हैं, बोलना चाहिए, आहार से ही हमको पूरा पोषण मिलता है, तो किसी भी तरीके की अगर परेशानी आ रही है तो इनमें भोजन का बहुत योगदान होता है, तो इस पर हमको ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारा है, अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पायरमेंट, किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है कि कौन से कितना डेंसिटी वाले या जितना बच्चों को कितना डेसिबिलिटी होनी चाहिए सुनने की, तो इसका क्लासिफिकेशन, इसके लेवल्स दिए हुए हैं, 4 लेवल हैं। इसमें माइल्ड हियरिंग लॉस दिया हुआ है, जो इसमें हियरिंग लॉस जो होता है वो बहुत कम होता है। माइल्ड हियरिंग लॉस का मतलब होता है क्रम श्रवण बाधित बालक। सामान्य जो बालक होते हैं उसका बातचीत का जो स्तर होता है 65 डेसिबल होता है, तो जो ये बालक होते हैं इनका जो श्रवण डेसिबिलिटी होती है वो 35 से 51 होती है। तो बहुत इसमें ऐसा होता है कि थोड़ा ऊंची आवाज में सुनते हैं बच्चे। थोड़ा ऐसा है कि अगर अपन थोड़ा आराम से बात करें और थोड़ा जोर से बोलें तो बच्चे आराम से सुन लेते हैं। ये क्रम श्रवण बाधित बालक होते हैं। नेक्स्ट होता है अपना मॉडरेट जो होते हैं वो मंद श्रवण बाधित बालक होते हैं। ये जो बालक होते हैं ये 55 से 69 डेसिबल तक का इनके में कमी देखी गई, मतलब इतने तक की साउंड को ही सुन सकते हैं। सामान्य बच्चे की डेसिबिलिटी होती है 65 होती है, और ये बच्चे 55 से 69 डेसिबल तक का मतलब बोलना चाहिए लॉस इनके में है, श्रवण लॉस रहता है, तो इसलिए सामान्यतः नहीं सुन पाते हैं ये बच्चे। इनको यंत्रों की वजह से की मदद से थोड़ा हम सहयोग करें तो हो सकता है कि अच्छा समझ में आए हैं। इसके बाद है सेवरली हियरिंग इम्पायरमेंट चाइल्ड, गंभीर रूप से श्रवण बाधित बालक। इन बालकों में 70 to 89 डेसिबल श्रवण बाधिता होती है, मतलब 70% तक। जो 65% सामान्य बालक अगर सुन सकता है तो 70 से 90% तक इसमें डेसिबिलिटी जो होती है बाधिता होती है, मतलब उसमें से 70% आप 65 का 70% आप देख लेंगे तो इनके में बहुत ही कम होता है, और इनको काफी ऊंचा बोलना पड़ता है जो सामान्यतः कठिन होता है। बहुत जोर जोर से बात करके इनको समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सामने वाले की इसमें एनर्जी भी बहुत लगती है
और उतना ऊंचा बोलने के बाद जो बच्चा है गंभीर रूप से श्रवण बाधित है वह सुन पाएगा, इसकी भी कोई फिक्स गारंटी नहीं है। तो कठिनता से सुन पाते हैं, इसका ग्रेड 3 होता है। इसके बाद 4th लेवल पे जो आते हैं वो पूर्ण श्रवण बाधित बालक होते हैं, जो इनके जो श्रवण बाधिता का परसेंट है वो 90% और इसके आगे और भी 90 से 100% है, मतलब 65 जो हमारा डेसिबल है, डेसिबिलिटी है, तो उससे 100% तक भी नहीं सुन सकते हैं ऐसे बच्चे होते हैं, या 90% तक नहीं सुन पाते। तो ये बच्चे जो होते हैं बहरे, इनको बधिर या बहरा कहा जाता है। तो इन बच्चों में कुछ ऐसा है नहीं कि हम इसको कुछ मेहनत के द्वारा इनको सुना सकें या किन्हीं यंत्रों की मदद से इनको हेल्प किया जा सके। यह पूर्ण रूपेण बधिर बालक टेक्नोलॉजी, शिक्षण तकनीकी उसका प्रयोग करेंगे सही से, तभी ऐसे बच्चों की शिक्षण प्रॉपर हो पाएगा। इसके बाद रोल ऑफ टीचर, क्योंकि टीचिंग स्ट्रेटेजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्निक्स, ये दोनों चीजें जो हैं वो शिक्षक से रिलेटेड हैं। तो रोल ऑफ टीचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ऐसे बच्चों का। और अदर फैसिलिटीज, ये सब चीजें हैं जो हमको इन बच्चों को देनी होगी। तो हम सबसे फर्स्ट देखते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्निक्स जो है उसमें हम साइन लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। चिन्ह जो भाषा होती है, जो बहरे बच्चों के लिए या अधिक ऊंचा सुनने वाले बालकों के लिए चिन्ह भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो होती हैं। साथ ही क्यूड स्पीच, संकेत भाषा, लिप रीडिंग, लिप्स को जो पढ़ने की भाषा होती है वो, इसका प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही टच मेथड, जो स्पर्श विधि होती है, उसके द्वारा भी हम इनको अपनी बातें संप्रेषित करने का कोशिश करते हैं। साथ ही मूवमेंट ऑफ मेथड्स, शरीर की विभिन्न गतिविधियां कराकर भी बालकों को संप्रेषण में सहायता दी जाती है कि किसी, अब हाथ ऊपर करके हम कोई बात बोलना चाह रहे हैं या पानी पीने का इशारा करके हम बताना चाह रहे हैं कोई चीज, तो ये सब चीज गतिविधियां जो होती हैं इसके द्वारा भी हम इनको कम्युनिकेशन प्रॉपर करवा सकते हैं, अपनी बात इन तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद है प्रवर्धक का प्रयोग, यूज ऑफ एम्पलीफायर्स, ध्वनि प्रवर्धक यंत्रों का प्रयोग करके भी हम संप्रेषण को प्रॉपर कर सकते हैं। जिन बालकों में ध्वनि यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है, जो जिससे ध्वनि उनको सुनने में सहायक हो, ऐसे बालकों को यंत्रों का प्रयोग कराना चाहिए। उसके बाद इनको संप्रेषण कराना चाहिए इनके साथ, या जो भी समस्याएं होंगी वो इनको दूर होंगी। काफी ज्यादा एम्पलीफायर्स की मदद के बहुत ही हद तक हम इनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टीचिंग टेक्निक्स, शिक्षण तकनीकी जो हमारी होगी। श्रवण बाधित बालकों के लिए जो होती है शिक्षण तकनीकी अलग तरह की होती है। इनको क्योंकि इनको सुनाई नहीं दे रहा है, तो इनको जो भी चीजें हम बताएंगे वो आकृतियों, चित्र, संकेत, मॉडल, इन सब चीजों से बताएंगे, या इशारों के द्वारा हम इनको कोई भी चीज बताएंगे। तो इनकी जो टेक्निक्स होगी इनके द्वारा होगी। अगर अधिगम सामग्री हम बना रहे हैं तो इनका समावेश करके बनाएं। इनको ऑडियो प्रॉब्लम है तो विजुअल चीजों को हम दिखाएं इनको। इसके बाद है शिक्षण के बीच बीच में इनसे क्वेश्चंस पूछना चाहिए। इससे पता चलता है कि बच्चा हमारी बातों के साथ है कि नहीं, हम जो उसको पढ़ा रहे हैं वो प्रॉपर समझ पा रहा है कि नहीं। इसके बाद करना है हमको स्पेशल टीचर इनके लिए होना चाहिए। जो शिक्षक होता है उसको नॉलेज होना चाहिए साइन लैंग्वेज का, लिप्स लैंग्वेज जो होती है उसका, या टच थेरेपी जो इनकी होती है, इन सब चीजों का उसे स्पेशल टीचर होना चाहिए जिसको नॉलेज हो सारा, तभी वो टीचिंग प्रॉपर करा पाएगा। फिर है आपका जो हैंडआउट्स प्रिपेयर करना है हमको इनके लिए। क्या है कि ये बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा साइन लैंग्वेज में पढ़ना है तो बहुत ज़्यादा कोर्स को कवर नहीं कर सकते। जो हम ब्रीफली पढ़ाते हैं नॉर्मल बच्चों को, उस चीज़ को ये नहीं कर पाएंगे। तो इनके लिए जो हैंडआउट्स हैं, इंपॉर्टेंस नोट्स जो होते हैं, ताकि इनका अधिगम हो जाए, इनको नॉलेज हो जाए इस चीज़ों का और टीचिंग में सहायक हो जाए, तो हम इनके लिए हैंडआउट्स, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके हैंडआउट्स बना देंगे और इनको यूज़ करने के लिए देंगे, ताकि इनको आसानी हो पढ़ने में और टीचिंग में सहायक होए। उसके बाद अटेंशन इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है अटेंशन की। ऐसे बच्चों को अटेंशन देना होता है हमें। इनको प्रॉपर अधिगम हो रहा है कि नहीं, इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ये शब्दों को ठीक से लिख पा रहे हैं कि नहीं, और जो शब्द हम उनको बता रहे हैं या जो लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड में उसको प्रॉपर उच्चारण कर पा रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ का भी हमको बहुत ध्यान देना होगा। ये अटेंशन के द्वारा ही ये चीज़ हम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि रोल ऑफ टीचर। टीचर का जो रोल है वो कैसा होना चाहिए। जो टीचर होते हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसे बालकों को सबसे पहले पहचान करना टीचर का कार्य है कि आपकी सामान्य कक्षा में ऐसे बालक कितने हैं और किस तरह से उनको कहाँ बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए, किस तरह से वो रहेंगे, जहाँ से उनको आसानी से टीचिंग एड्स दिखाई दें और प्रॉपर वो आपके साथ कम्युनिकेशन उनका प्रॉपर हो। इस जगह पे उनको बैठाना है कक्षा में।
साथ ही इन बच्चों को साथ पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। टीचर जो है वो इनके साथ सकारात्मक बिहेवियर रखे। अगर उनको कोई चीज़ समझने में समस्या हो रही है तो उसे बार बार उस चीज़ को समझाए और स्पेशल अटेंशन के साथ में उसको पढ़ाए। इसके बाद टीचर का जो है सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो टीचर होते हैं उनको विषय का ज्ञान होता है, परंतु इन बच्चों के लिए स्पेशल हमको ज्ञान की आवश्यकता होती है। स्पेशल मतलब विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है या विशेष प्रशिक्षण के द्वारा इनको पढ़ाने की आवश्यकता होती है, तो उसका भी नॉलेज होना चाहिए इनको। इसके बाद है शिक्षण कौशल। जो टीचर है उसका कौशल मजबूत होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। उसको किस तरह से अपनी बातों को बच्चों को समझाना है या स्पेशल स्टूडेंट्स की क्या नीड्स होती है उसको ध्यान में रखते हुए उसको अपना कार्य करना है इन बच्चों के साथ में, तो ये सारी चीज़ें उनके साथ होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा अदर फैसिलिटीज। अदर फैसिलिटीज़ में हम हेयरिंग जो एड्स हैं, जो ध्वनि प्रवर्धक यंत्र हैं, उनका प्रयोग करेंगे। साथ ही इन बच्चों के लिए एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग आयोजित करवाएंगे ताकि ये भविष्य की अपनी योजनाएं तैयार कर सकें। सेग्रेटेड क्लासेस जो होते हैं इनके लिए सेपरेट क्लासेस की व्यवस्था की जाएगी, स्कूल्स की व्यवस्था की जाएगी। अगर हम समावेशी स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो इनके लिए स्पेशल क्लास की आयोजन करनी चाहिए ताकि यह जो बाकी बच्चों से पिछड़े हुए हैं उनको बराबर लाया जा सके। उसके बाद प्रोग्रेशन जो इनका है, जो इनका आगे बढ़ने का रिपोर्ट कार्ड है, कितनी प्रगति इनकी हुई, उसको समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। तो इस सब तरीके से हम श्रवण बाधित बालकों का हम एजुकेशन प्रॉपर कर सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं क्लोज होता है। अगर आपको टॉपिक पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई आपको कोई भी सजेशन देना है और वीडियोस को और बेहतर बनाने के लिए, तो आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।